अतुल जी, अतुल का अर्थ होता है जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। इस चुनाव में हार भी अतुलनीय है और इस चुनाव में जीत भी अतुलनीय है। जितनी बड़ी जीत हुई है बीजेपी की, उतनी बड़ी हार कांग्रेस की है। उनकी जीत भी अतुलनीय है, किसी से तुलना की नहीं की जा सकती। अतुल सक्सेना जी, देखिए अतुलनीय, अतुल शब्द का इन्होंने जो है भावार्थ तो सही निकाला, परंतु आप ये देखिए जो भाजपा की जीत है वो अतुलनीय नहीं है, वो छल बल के कारण जीत मिली हुई है। आप यहाँ मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने अभी भी कहा कि आपका हमारे जो समाजवादी पार्टी की जीत का अंतर है 9% का है। पात्रा जी आपको बता दूं 5% का अंतर हमारा और भाजपा की जीत का अंतर है, नंबर 1। नंबर 2, 77 सीट ऐसी है जहां पे 200 से लेकर के 1000, 1500, 2000 तक के अंतर हमारे और आपके बीच का है। यदि ये 77 सीट जो है, यदि बसपा चुनाव ठीक से लड़ती और आपके पक्ष में बोलने का काम मायावती नहीं करती, क्योंकि ये तो उत्तर प्रदेश के चुनाव से गायब हो गए थे, तो शायद ये चुनाव का रिजल्ट जो है समाजवादी पार्टी के एक फेवर में होता, हक में होता। परंतु ये जो आपने रणनीति बनाई, एक विशेष रणनीति के तहत मायावती को बुलवाया आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि आपको भाजपा को वोट दिया जाए। इसी तरीके से बी टीम आपकी जो ओवैसी है उसने वोट प्रतिशत जो आपका हमारे वोट काटने का काम किया, तो आप लोग सत्ता में आए। संबित पात्रा जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। विशाल जी ने बहुत देर से अपनी बात नहीं रखी है। अतुल जी, आप कह रहे हैं बीएसपी अगर ठीक से लड़ती तो आप लोगों की सीटें और बढ़ जाती। एमआईएम ने तो ठीक से लड़ा ना। मैं जल्दी से बता देती हूँ, बिजनौर, एमआईएम और अगर आरएलडी की जीत का अंतर यानी कि गठबंधन वाला, देखिए दोनों में 1445 का अंतर था। एमआईएम को मिले तकरीबन 2290 वोट। यहां पर भी ये जो एमआईएम ने बड़ी भूमिका निभाई है कुछ सीटों पर आपको हराने की, तो कुछ पार्टियों ने तो ठीक से लड़ा ना। आपको क्यों बीएसपी ही नजर आती है कि अगर वो ठीक से लड़ती तो फिर रिजल्ट कुछ और होता? इस सवाल का जवाब दीजिएगा। लेकिन विशाल मिश्रा जी वो बार बार ठीकरा ईवीएम पर, सरकारी मशीनरी पर फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और राजभर जी का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे संबित पात्रा। उनकी ओर से कहा गया है कि 2024 के लिए और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। देखिए चित्रा जी, आज समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि वो चुनाव क्यों हारे। इसके बजाय वो अपने हार का ठीकरा दूसरी पार्टियों पर और ईवीएम पर फोड़ रहे हैं। जहां पर इनकी सरकार बन जाती है वहां पर ईवीएम ठीक काम करता है, और जहां पर इनकी सरकार नहीं बनती है वहां पर ईवीएम के ऊपर जो है ठीकरा फोड़ना, प्रशासन के ऊपर। 5 साल चित्रा जी आपने देखा समाजवादी पार्टी या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं दिख रही थी? केवल ट्विटर खेल रहे थे। इन्होंने तो पॉलिटिकल टूरिज्म बना रखा है राजनीति को। हाथरस पहुंच गए थे पूरी की पूरी पलटन के साथ। आज हाथरस का चुनाव परिणाम क्या है? हाथरस की जनता समझ रही थी कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन मुद्दा तो था ना हाथरस का, विशाल मिश्रा जी, मुद्दा तो खत्म नहीं हो जाता ना। चित्रा जी, और चित्रा जी ये अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स करते हैं, अवसरवादी राजनीति, जाति धर्म तुष्टीकरण के नाम पर ये राजनीति करते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको सबक सिखाया है और ये भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं पा रहे कि भारतीय जनता पार्टी में आजादी के बाद से लेकर अब तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक पॉलिटिकल नैरेटिव ही चेंज हो गया है चित्रा जी। जाति धर्म तुष्टीकरण की बात ही नहीं होती, सबके विकास की बात होती है। इनसे पूछिए ना कि क्या उज्ज्वला योजना, क्या राशन, क्या गन्ने का पेमेंट, क्या पीएम किसान योजना के तहत किसान को पैसा, क्या मेडिकल कॉलेज जो खुले, क्या जो बिजली के कनेक्शन दिए गए 1.5 करोड़ घरों में, क्या किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ क्या? नहीं ना। लेकिन इन्होंने गाना चलाया था ना चित्रा जी कि यूपी में का बा, तो इनको नहीं मालूम कि यूपी में सुशासन बा, यूपी में बुलडोजर बा, सारे अपराधी जेलन के पीछे बा, उज्ज्वला योजना बा, मेडिकल कॉलेज खुलल बा, पीएम किसान योजना बा, 2.5 करोड़ किसानों को पैसा मिला, 1.5 करोड़ लगभग घरों में बिजली दी गई। कहां थी तब बिजली? ठीक है, सैफई में बिजली रहा करती थी। तो अपने ऊपर चिंतन करने के बजाय ईवीएम ने काम नहीं किया। पंकज श्रीवास्तव जी, चिंतन अपने ऊपर करना होगा, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने से बचना होगा। ठीक है विशाल मिश्रा जी, आपने जो सवाल किया पॉलिटिकल टूरिज्म, इस शब्द का इस्तेमाल बार बार बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से चुनाव के दरमियान किया गया और खासतौर से इस शब्द का इस्तेमाल आपके ही नेताओं के लिए किया गया था। पंकज श्रीवास्तव जी, चित्रा जी, विशाल जी राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यहाँ आए हैं तो कम से कम उन्हें निष्पक्षता का एक अभिनय जरूर करना चाहिए।
देखिए, पहली बात तो है कि कांग्रेस पार्टी ने चिंतन करना चाहिए, कांग्रेस को आत्मचिंतन इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर आना चाहिए। क्यों बोल लेने दीजिए, आपकी बात हो गई ना, आपके बात बोलिएगा, तो ध्यान रखिए। क्यों आपके ही अरे विशाल जी, आपने दो बोल मिनट लिया, बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, प्लीज। ठीक है विशाल जी, एक बार पंकज जी को बोलने दीजिए, लौटूंगी मैं आपके की पास। तरह अपने सिर को रेत में घुसा विशाल जी, अब आप सीमा लाद रहे हैं। विशाल जी शांत रहे, मेरा जवाब सुन ले। पहले मैंने इसलिए कहा कि ईवीएम पे कोई सवाल कांग्रेस पार्टी ने नहीं उठाया, कभी भी नहीं उठाया है। अगर किसी ने उठाया है इस देश में ईवीएम पे सवाल, सबसे पहले तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उठाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 2009 में हारने के बाद, और जीवीएल नरसिम्हा जो इनके बीजेपी के राज्यसभा सांसद है, उनकी किताब है बाकायदा। कांग्रेस पार्टी ने नहीं उठाया। आपने कांग्रेस पार्टी को कह पॉलिटिकल टूरिज्म था, 18,000 कार्यकर्ता हमारे जेल गए, कांग्रेस पार्टी की ये पॉलिटिकल टूरिज्म था। अगर इस प्रदेश के किसी भी कोने में पिछले 3 साल से प्रियंका गांधी हर उत्पीड़न दमन के खिलाफ जनता के आक्रोश को विपक्ष की नेता की भूमिका अदा कर रही थी, इसको आपको पॉलिटिकल टूरिज्म नजर आता है। विपक्ष क्या करता है? आप पढ़े लिखे आदमी, यही तो कहा था ना डॉक्टर लोहिया ने कि सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। इसलिए विपक्ष का काम है कि सड़कों पर लगातार नीतियों को जो जनहित के विरुद्ध हो उस पर संगठित करे। अगर गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का बिक रहा है, अगर पेट्रोल 100 रुपए का हो गया है, तो क्या इस पर बोलेगा नहीं विपक्ष? और हम क्या कर रहे थे? संबित पात्रा हम यही तो कह रहे थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना लोग मर गए, और आप हम पर कह रहे हैं कि हम जो है पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। तब तो फिर विपक्ष की आपकी नजर में कोई जरूरत ही नहीं है। और कम से कम तथ्य सही रखिए, ईवीएम पे कोई सवाल कांग्रेस पार्टी नहीं उठाया।